नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ समास। समास परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए भी उपयोगी हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, शिक्षक है, एसआई है, बैंक से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। तो आज हम बात करने वाले हैं समास, उसके भेद। सबसे पहले हम बात करेंगे समास की। तो समास को समझने से पहले हमें 4-5 बातों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहली बात है समास की परिभाषा। समास वास्तव में क्या है? समास की परिभाषा है बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाने का जो तरीका है, ध्यान दीजिएगा, दो या अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो विधि है वो समास है। फिर दूसरा शब्द है समस्त पद। समस्त पद का मतलब दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना, विधि तो हो गई समास। अब जो नया शब्द बनेगा, बना हुआ नया शब्द, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है। फिर बाद में एक शब्द आता है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब है जो आपने समस्त पद बनाया उसको अलग अलग करना। समस्त पदों को अलग अलग करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं समास विग्रह। फिर दो शब्दों का और हम उसमें जिक्र करते हैं, एक है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब ये है कि जैसे समस्त पद में जो दो शब्द है उसमें जो पहला शब्द है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द है, दूसरा पद है, उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद का शब्द। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ एक शब्द लिया माता और पिता, ये जो तरीका है ये तो है समास। इसके बाद जो नया शब्द बना आपका वो बना माता पिता, ये हो गया आपका समस्त पद। ये आपका समास है, ये आपका समस्त पद है। इसके बाद अब आपने इसको अलग अलग किया और जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसको आप सामासिक चिन्ह भी बोल सकते हैं, उसकी जगह आपने लिख दिया और ये आपने लिख दिया माता और पिता। ये इस समस्त पद को आपने अलग अलग कर दिया, इसको हम बोलते हैं समास विग्रह। अब आती है उत्तर पद और पूर्व पद की बात। ये जो पहला शब्द है ये आपका पूर्व पद है और जो बाद का शब्द है ये आपका उत्तर पद है। इस जानकारी के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं भेद। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। बच्चों, समास के जो भेद है वो मुख्य रूप से 6 है, ये ध्यान रखिएगा। समास के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 6 है। हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा आपके लिए अव्ययीभाव समास। आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक एक चीज आपके मन में कंठस्थ उतरती चली जाएगी। अव्ययीभाव समास में जो कि पहला भेद है, इसमें आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है, इस समास में प्रथम पद या फिर पूर्व पद वो अव्यय होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये जो प्रथम पद है ये उपसर्ग होता है। तीसरी बात, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। ये 3 प्रकार से आपको पूछ सकते हैं कि किस समास का पूर्व पद या फिर प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव। किस समास में पहला पद या पूर्व पद उपसर्ग होता है, अव्ययीभाव। और किस समास में
जो उपसर्ग से लगने के बाद जो समस्त पद बनता है वो अव्यय होता है, वो है अव्ययी भाव समास। इसमें एक और बात हम देखेंगे, इसमें उदाहरण लेता हूँ। इसमें कुछ उपसर्ग हैं, उनको आप देख लें, 6-7 हैं, अगर वो आपने याद कर लिए फिर आप इसमें कहीं भी रुक नहीं सकते। वो है जैसे यथा, हर, भर, प्रति, बे, नी। ये जो उपसर्ग है प्रति, हर, भर, बे, नि, एक में और लिख देता हूं ऊपर आ। ये अगर आपने 7 उपसर्ग याद कर लिए तो फिर आप एक हद तक समास में कामयाब हो जाओगे। ये जो उपसर्ग हैं ये सब क्या है, ये पूर्व पद है। जैसे इसके बाद अगर आप लगा दोगे जीवन तो शब्द बन जाएगा आजीवन। इसके बाद जैसे मान लो आपने लगा दिया संभव तो शब्द बन जाएगा यथासंभव। यहाँ पे आप लगा दो पल तो हर पल, यहाँ पे लगा दो पूर तो भरपूर, यहाँ पे लगा दो एक तो ये बन जाएगा प्रत्येक, यहाँ पे लगा दो घर तो ये बन जाएगा बेघर, यहाँ पे लगा दो डर तो यहाँ बन जाएगा निडर। अब इसका अर्थ आप देखो, जैसे ही ये शब्द आपको दिया और फिर आपसे पूछा कि समस्त पद को पहचानिए कौन सा समास है, आपने देखा कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, या ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, और ये क्या है, एक उपसर्ग है, तो ये अव्ययी भाव समास है। आप इसको देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। विग्रह भी हम कर सकते हैं। आ का मतलब होता है तक, जैसे आजीवन मतलब जीवन तक, आमरण मरने तक, आकंठ कंठ तक। इस प्रकार से जितना संभव हो विधि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, इस प्रकार से इनका विग्रह कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको इसमें बता दूं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम टिप्स पे याद कर सकते हैं और वो भी इसी समास के उदाहरण हैं। जैसे मैंने लिखा हाथों हाथ, मैंने लिखा हाथों हाथ, ऐसे ही एक है रातों रात, एक है बातों बात, और एक दो आपके मन में भी चल रहे होंगे दिनों दिन, एक और आप चाहो तो सोच सकते हो और वो है कानों कान। ये जो समस्त पद है इनका विग्रह भी बिल्कुल एक जैसा है। हाथों हाथ, इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में, रातों रात रात ही रात में, बातों बात बात ही बात में, दिनों दिन दिन ही दिन में, कान ही कान में। तो इस प्रकार के जो समस्त पद हैं वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। एक और मैं आपको चीज बता रहा हूँ बारीकी से, अगर दो पुनरुक्त शब्द आ जाए, मतलब एक जैसे दो शब्द अगर एक साथ आ जाए और वो शब्द किसी जगह या स्थान को बताते हो तो ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे घर घर, गली गली, जंगल जंगल, गांव गांव, शहर शहर, जगह जगह, इस प्रकार से अगर ऐसे शब्द है तो वो भी अव्ययी भाव समास में ही गिने जाते हैं। अब हम बच्चों इसमें हमने क्या कहा था, तो प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद अव्यय है और प्रथम पद उपसर्ग है, जिसको आप पूर्व पद बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा समास और वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास इतना आसान है कि इसमें आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है और वो चीज है कारक। कारक मैं फिर कह रहा हूं, जो हमारे 8 कारक हैं उन 8 में से जो पहला और लास्ट है कर्ता और संबोधन, उसको अगर हम हटा दें तो उसके बाद जो 6 कारक बचते हैं उनकी जो पहचान है, परसर्ग है, वो अगर विग्रह करने पर आपके समक्ष दिख जाए, आ जाए, तो आप आसानी से कह सकते हो कि तत्पुरुष समास है। एक बात। दूसरी बात, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान का मतलब होता है दूसरा पद इसमें मुख्य होता है। मैं उसी क्रम में आपको लिखा रहा हूं।
पहला अव्ययीभाव जिसमें पहला पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान। अब मैं कारक की बात कैसे कर रहा हूं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा सिर दर्द, ये समस्त पद है। अब आपने इसका विग्रह किया और आपने विग्रह किया सिर में दर्द। अब आपने देखा कि जो में आया, ये में क्या है, ये अधिकरण कारक की पहचान है। जिन बच्चों को कारक के बारे में पता है वो जान जाएंगे, नहीं है उनको कारक भी पढ़ाए जाएंगे। सिर में दर्द, ये में क्या है, ये अधिकरण कारक की पहचान है, अर्थात ये तत्पुरुष समास है। अगर यहां पर मैं लिख दूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया राजकुमार, इसका विग्रह आपने किया राजा का कुमार, मतलब राजा का पुत्र। तो ये जो का है, ये का क्या है, ये संबंध कारक की पहचान है। मतलब उन 6 कारक में से अगर किसी भी कारक की पहचान विग्रह करने पर अगर आ जाए तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, द्वंद्व समास। एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैं उसी क्रम में आपको लिखा रहा हूं। पहले में पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा पद प्रधान। अब हम जो तीसरा लिखवाएंगे, इसमें तीसरा पद प्रधान नहीं है, इसमें दोनों ही पद बराबर प्रधान है। दोनों पद प्रधान मतलब दोनों पदों का बराबर महत्व है। ये सबसे आसान समास कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है और जो आप लोग पढ़ते भी हैं। विलोम शब्द, विपरीत लिंग मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और एक होता है शब्द युग्म। ये तीनों प्रकार के जो उदाहरण हैं वो द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि, पूर्व पद लाभ, उत्तर पद हानि, लाभ और हानि। ऐसे विपरीत लिंग में क्या जाएगा, माता पिता, माता और पिता। शब्द युग्म का मतलब ये है ऐसे 2 शब्द जो ना विलोम शब्द है ना विपरीत लिंग है, लेकिन उनको हम साथ साथ बोलते हैं। जैसे दाल चावल, दाल चावल, और दाल चावल विलोम शब्द नहीं है, ना ही कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, वो केवल एक शब्दों का जोड़ा है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अब इसकी मुख्य पहचान क्या है कि दोनों शब्दों के बीच में ऐसा योजक चिन्ह होगा, जैसे आपने माता पिता में आपको मैंने समझाया था, ऐसा योजक चिन्ह होगा। फिर इसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें योजक चिन्ह हट जाएगा और उसकी जगह और या अथवा भी आ सकता है। जैसे अमीर गरीब, तो अमीर और गरीब, इस प्रकार से। तो 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। आप कोई सा भी विलोम शब्द ले लो, कोई सा विपरीत लिंग ले लो, कोई सा भी शब्द में ले लो, किसी का भी नहीं, केवल द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी पहचान क्या है बेटा, इसकी पहचान है द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब होता है कि जो द्विगु समास का उदाहरण है उसमें पहले शब्द में कोई संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिख देता हूं, त्रिभुज, ये आपका समस्त पद है। त्रिभुज, पूर्व पद क्या है, त्रि, उत्तर पद क्या है, भुज। अब आप इसका विग्रह कीजिए तो विग्रह होगा आपका 3
भुजाओं से बनी आकृति, 3 भुजाओं से बनी आकृति। मतलब यह 3 का मतलब क्या है? 3 है, और 3 संख्या है, तो ये द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान ही यही है। कौन से समास का प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास। चौराहा, तिरंगा, पंचवटी, षटरस, सप्ताह, अष्टांग, नवग्रह, 10 दिशाएं, ये सब इसी के उदाहरण हैं। आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अब हम 5वें समास के रूप में लेते हैं कर्मधारय समास। कौन से समास को? कर्मधारय समास को लेते हैं हम लोग। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको हम समझने में केवल 2 शब्दों को अगर हम समझ जाएं कोई तकलीफ नहीं है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? विशेषण और विशेष्य। इस विशेष्य शब्द को आपको विशेष रूप से देखना है। विशेषण तो आपको पता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेष्य का मतलब क्या है? विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा। जिस शब्द की विशेषता बताई गई है वो है विशेष्य, मतलब संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या हो गई? पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य। जैसे मैंने यहां लिख दिया काला नमक, ये समस्त पद है। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। आपने इसका विग्रह किया, काला नमक मतलब काले रंग का नमक। अब तो नमक तो संज्ञा हो गई, लेकिन नमक कैसा है? काला है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। एक और चीज ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया लाल कपड़ा, पूर्व पद लाल, उत्तर पद कपड़ा। कपड़ा मतलब संज्ञा, कैसी है? कैसी है? लाल है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने की एक और मैं आपको चीज बता रहा हूं। आप जैसे ये लाल कपड़ा है, तो इसमें जो विशेष्य है, संज्ञा है, इससे आप एक प्रश्न पूछो, और वो प्रश्न पूछो क्या होगा? कैसे। जैसे कपड़ा कैसा, उत्तर मिलेगा आपको लाल। नमक कैसा, उत्तर मिलेगा आपको काला। तो जब आपको इस कैसे शब्द का उत्तर मिल जाए, मतलब ये कर्मधारय समास है। समझ जाओगे? अब एक और देखते हैं जो बहुत विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे उसमें चक्कर भी खा जाते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे बाद में। अंतिम, और वो है बहुव्रीहि समास। अब तक हमने क्या बात की थी? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, मान लीजिए आपने यहाँ लिया लंबोदर। ये उदाहरण आपने लिया, लंबोदर मतलब लंबा उदर। लंबा उदर, उदर क्या है? पेट। लंबा मतलब बड़ा, मतलब बड़ा पेट। अब यहाँ पे अगर इनका अर्थ करें तो क्या हो जाएगा कि बड़ा पेट, ये इन शब्दों का अर्थ हो गया। लेकिन नहीं, हमको अन्य अर्थ लेना है। अब हमें देखेंगे कि लंबा पेट किसका है? व्यक्तियों के तो होते ही हैं, लेकिन ये भगवान गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। इसका विग्रह होगा लंबा है
उदर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश जी। ये अन्य अर्थ है। अन्य अर्थ का मतलब ये है। और इस समास में आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें ज्यादातर देवी और देवताओं के नाम आते हैं। जैसे दशानन मतलब रावण, राजीव लोचन मतलब कमल के समान जिसकी आंखें मतलब भगवान विष्णु, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश जी, वीणा पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में वीणा है मतलब सरस्वती। तो इस प्रकार से हम इसमें ज्यादा करके देवी देवताओं के नाम आते हैं। अब एक बात मैं आपको दोनों में बता रहा हूं। यहाँ पर अभी आपने देखा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं दशानन, इसका विग्रह क्या होगा, 10 आनंद मतलब 10 है, आनंद मतलब होता है मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण की बात कर रहे हैं। अब आप ये मेरे से प्रश्न करोगे, सर यहाँ तो पहला पद संख्या है, पहला पद संख्या है, फिर ये द्विगु समास में क्यों नहीं आएगा? आपको ये ध्यान रखना है, बहुव्रीहि और द्विगु समास, द्विगु में तो संख्या आएगी, लेकिन बहुव्रीहि के अनेक उदाहरणों में आप में पूर्व पद संख्यावाची हो सकता है। आपको वहाँ यह देखना है कि इसका जो अर्थ निकल रहा है या किसी देवी देवता के ऊपर निकल रहा है, किसी विशेष सजीव पे निकल रहा है तो बहुव्रीहि है, और अगर वो निर्जीव पे निकल रहा है तो फिर वो द्विगु समास है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर मैं कर दूं पंचभुज, अब पंचभुज तो किसी व्यक्ति के है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 भुजाओं से बनी आकृति, फिर आ जाएगा वो द्विगु समास के अंदर। उसी प्रकार से कुछ कर्मधारय और बहुव्रीहि भी आता है। जैसे एक उदाहरण है पीतांबर, आपने उसका विग्रह किया, पीले रंग के वस्त्र। अगर आपने विग्रह कर दिया पीले रंग के वस्त्र हैं जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण, तो फिर वो बहुव्रीहि में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने विग्रह किया पीले रंग के वस्त्र, तो वो कर्मधारय समास में रहेगा। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है कि सर अगर 4 ऑप्शन हैं और दोनों हैं तो फिर उसमें क्या करें? उसके लिए आपको ये देखना है, अगर लिखित आपका पेपर है तो आपने जिस प्रकार से उसका विग्रह किया है वो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 4 निश्चित उत्तर दिए हैं तो फिर वो बहुव्रीहि में ही गिना जाएगा, बहुव्रीहि में ही गिना जाएगा। तो हम एक बार फिर इनको रिपीट करते हैं। अव्ययीभाव समास, इसमें पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, तत्पुरुष में विग्रह करने पर कारक की पहचान आए, द्वंद्व समास में विलोम शब्द हो, विपरीत लिंग हो या शब्द युग्म हो, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो। अब जैसे एक उदाहरण में आपको देखता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं। आपने यहाँ पे लिखा जैसे चक्र पानी। अब इस पानी शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। पानी का मतलब होता है हाथ, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान कृष्ण। जैसे गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात भगवान कृष्ण। तो विशेष करके जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम बहुव्रीहि समास में आते हैं। आप लोग इनको पढ़ें, पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।